नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीटू सर एजुकेशन में। मैं आज आपको एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का चैप्टर पढ़ाऊंगा। ये क्लास 10 का चैप्टर है और साथ ही साथ जो भी CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड और वेस्ट बंगाल बोर्ड और जितने भी हमारे देश में स्टेट बोर्ड्स हैं, अगर उनके सिलेबस में क्लास 10 में अगर ये एसिड बेस एंड सॉल्ट का चैप्टर है तो उन्हें भी ये वीडियो अवश्य देखना चाहिए। ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होगा। और जो रेलवे के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं स्टूडेंट्स, उन लोगों को भी ये वीडियो अच्छी तरह देखना चाहिए और इस चैप्टर के ऊपर अपना कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना चाहिए, क्योंकि रेलवे में जो क्वेश्चंस आजकल पूछे जा रहे हैं वो काफ़ी कॉन्सेप्चुअल हैं और उन्हें आप रट करके आंसर नहीं दे पाएंगे। आपको उसके ऊपर इन डेप्थ कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने की ज़रूरत होगी। तो आइए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। पहली बात तो ये है कि हम लोग कॉमन अपने डे टू डे लाइफ में एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के बारे में अक्सर हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, मगर हम लोग उसको केमिस्ट्री के ये के परव्यू से नहीं देखते हैं, तो हमें वो पता नहीं चलता है कि दरअसल वो एसिड है या बेस है। जैसे आए दिन हम लोग घर में गर्मियों में नींबू का इस्तेमाल करते हैं, दही का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, घर में सिरका जो विनीगर होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब सभी में कुछ ना कुछ एसिड्स हैं। माइल्ड एसिड है, उनका प्रभाव बहुत कम होता है, इसलिए हम लोग उसको खा पाते हैं। लेकिन यही एसिडिक प्रॉपर्टी जब बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं, तो उनको हम लोग कभी भी कंज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि वो काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है हमारे लिए। तो हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में कई सारे एसिड्स का यूज़ करते हैं, मगर हम लोग उसको रियलाइज़ नहीं करते हैं। तो जस्ट हम थोड़ा सा 2 मिनट आपको बता देते हैं ताकि आपको ध्यान चला जाए। इसी तरह कई सारे बेसिस भी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, लेकिन हम लोग उसको रियलाइज़ नहीं करते। जैसे हमारा टूथपेस्ट, जो भी टूथपेस्ट हम इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादातर बेसिक नेचर का होता है। अगर हमारा जब खाना जब इनडाइजेस्ट हो जाता है तो अक्सर हम लोग जो है एक गुलाबी कलर का, पिंक कलर का जो दवा है, या तो टैबलेट के फॉर्म में हो या फिर लिक्विड के फॉर्म में, वो हम लोग ले लेते हैं। दरअसल वो एंटी एसिड है, वो एक तरह का बेस है। इसी तरह हम लोग चूना चूना वगैरह जो घर में हम लोग पेंट करते हैं या जो भी है, वो भी एक तरह का बेस है। तो जो चूना जो भी बेसेस होते हैं वो टेस्ट में कड़वा होता है। जैसे एसिड है वो टेस्ट में थोड़ा खट्टे होते हैं, तो बेसिस जो है वो टेस्ट में कड़वे होते हैं, बीटर होते हैं। तो कई बार इन दोनों को जब हम लोग आपस में रिएक्ट कराते हैं, एसिड और बेस को, तो एक नया प्रोडक्ट बनता है, सॉल्ट। और वो जो सॉल्ट बनता है, वो उसका जो प्रॉपर्टी होता है वो इंटायरली इस बेस और एसिड से डिफरेंट होता है। तो इसीलिए इस तरह के रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके एक दूसरे के प्रॉपर्टी को नलीफाई कर देते हैं, एक दूसरे के प्रॉपर्टी को ख़त्म कर देते हैं। तो इसीलिए इनको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये जो नया प्रकार का प्रोडक्ट बना है सॉल्ट, इसके बारे में भी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे हम लोगों के घरों में जो नमक इस्तेमाल किया जाता है, कॉमन सॉल्ट, उसको हम लोग NaCl कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। वो भी सॉल्ट, वो भी एक सॉल्ट है, वन ऑफ द सॉल्ट है। सॉल्ट कई तरह के होते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, है ना, कई तरह के नाइट्रेट्स होते हैं, सल्फेट होते हैं। तो वो सारे जो हैं वो सॉल्ट हैं। तो हम लोग इस चैप्टर में सॉल्ट के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आइए फिलहाल हम लोग अभी अपना चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें एसिड और बेसिस जो होते हैं उनके क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं, हमारे डे टू डे लाइफ में किस तरह से वो एप्लीकेबल है। ठीक है, तो मेनली इस चैप्टर में हम लोग एसिड एंड बेसिस सॉल्ट, एसिड एंड बेसिस का केमिकल प्रॉपर्टी को पढ़ने वाले हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि हम लोगों को मेनली इसमें उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना है। तो इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, इसके रासायनिक गुण को आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखना है कि एसिड और बेसिस का क्या रासायनिक गुण होता है। ठीक है, आइए। तो इसमें से एक पहला गुण है कि एसिड और बेसिस मेटल्स से किस तरह रिएक्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको धीरे धीरे यही सब जो है याद रखने की जरूरत पड़ेगी कि जो एसिड और बेसिस होते हैं, कोई भी एसिड या बेस जो भी होता है वो मेटल से किस तरह रिएक्ट करता है। ठीक है, कोई भी एसिड या बेस मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करता है, मैं इसी तरह थोड़ा एक दो बार आपको रिपीट करके बोलूंगा ताकि आपको वो याद हो जाए। तो जो भी एसिड और बेसिस है, तो वो मेटल से जब रिएक्ट करता है तो उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। उसी तरह का एक एग्जाम्पल है
एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कि ये जिंक ग्रेन्यूल्स है, जिंक है, और जिंक ग्रेन्यूल्स को हम लोग इसमें एक एसिड लिए हुए हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि इसमें हम लोगों ने क्या लिया हुआ है, H2SO4 लिया हुआ है। ठीक है, इस H2SO4 के साथ में कौन रिएक्ट कर रहा है, जिंक। तो Zn प्लस H2SO4 जब ये रिएक्ट करता है तो ये जिंक क्या करता है, इस हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर देता है, बाहर निकाल देता है। तो इस तरह से जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, हाइड्रोजन गैस यहां पर निकल गई, यही एक इंपॉर्टेंट बात है। तो आप लोग यहां पर खास करके ये समझ लीजिए कि जो भी मेटल्स होते हैं, जब आप उनको एसिड से रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो कौन सा गैस निकलता है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। और ये जो नया प्रोडक्ट आपने देख रहे हैं ये सॉल्ट है, ZnSO4। यानी कि आप कह सकते हैं कि कोई भी मेटल अगर एसिड से रिएक्शन करता है तो सॉल्ट बनाता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। तो ये प्रॉपर्टी आपको बिल्कुल याद रखनी है, केमिकल प्रॉपर्टी। क्या होता है, कोई भी मेटल जब कोई भी एसिड से रिएक्ट करता है तो, और कुछ कुछ मेटल है जो बेसिस से भी सेम रिएक्शन करते हैं, जैसे जिंक, एल्यूमिनियम, लेड, है ना। तो याद रखिए, मैंने बेसिकली आपको ये याद रखना है कि कोई भी मेटल, कोई भी धातु अगर एसिड से रिएक्शन करेगा या बेस से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, है ना। और साथ ही साथ जो प्रोडक्ट तैयार होगा वो होगा सॉल्ट। तो आप कहेंगे क्या सारे मेटल्स जो हैं वो एसिड से हाइड्रोजन को निकाल देते हैं, तो ऐसा नहीं है। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, जिसको हम लोग मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं, तो उनके सक्रियता के आधार पर एक सीरीज बनाया गया है, मेटल्स के सक्रियता के आधार पर। तो उसमें जब आप नीचे की तरफ जाएंगे तो लगभग बीच के आसपास में हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन से जो मेटल नीचे है वो कभी भी इसमें से हाइड्रोजन को नहीं निकाल पाएंगे, है ना। यानी कि जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है, जो भी मेटल हाइड्रोजन से ऊपर है वो निकाल पाएंगे। जैसे कि जिंक, जिंक जो है, अभी हम आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दिखाएंगे, उसमें आप देखिएगा कि जिंक जो है वो हाइड्रोजन से ऊपर है। तो जब भी वो हाइड्रोजन से ऊपर है तो वो फिर एसिड से या फिर बेस से हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर देगा। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या इसमें समझ में आया, यहां पे देखिए, ये जो हाइड्रोजन गैस निकल के आई है, ये जो हाइड्रोजन गैस निकल के आई है, ये जो बबल्स आपको दिख रहे हैं, ये बबल्स है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, इसके अंदर कौन सा गैस भरा हुआ है, बबल। इस बबल में कौन सा गैस भरा हुआ है, सॉरी, हाइड्रोजन गैस भरा हुआ है। तो ये जो हाइड्रोजन गैस है, अगर आपको इसको टेस्ट करना होगा तो आप एक जलता हुआ कैंडल अगर लेके जाएंगे तो ये पॉप साउंड के साथ जलेगा, बर्न करेगा। तो ये एक हाइड्रोजन गैस के पहचानने का तरीका है कि वो पॉप करके जो है आवाज करके और जलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हाइड्रोजन गैस का टेस्टिंग भी इस तरह किया जाता है। तो मेनली आपको क्या समझ में आया कि कोई भी मेटल अगर एसिड या बेस से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस निकलती है। लेकिन वही मेटल केवल हाइड्रोजन को निकाल पाएगा किसी भी एसिड या बेस से जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो हम लोगों ने पहला प्रॉपर्टी देखा। दूसरा प्रॉपर्टी जो हम लोगों ने अभी जो प्रैक्टिकली हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोग एसिड और बेसिस को रिएक्ट करते हैं, तो टेस्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। अगर खट्टा है तो वो एसिडिक है, और अगर कड़वा है, बीटर है, तो वो मतलब आपका बेस है ना, या फिर एल्कली बोल सकते हैं। बेस और एल्कली ऑलमोस्ट एक ही होता है। जो बेस वाटर में डिसॉल्व हो जाता है हम लोग उसको एल्कली बोलते हैं। तो बेस है वो, अगर टेस्ट में बीटर है तो, कड़वा है तो, और अगर ना खट्टा है और ना ही कड़वा है तो वो सॉल्ट होता है। ठीक है, अब बात ये आ जाती है कि क्या ये टेस्ट करके मेथड जो है ये सेफ है, नहीं है ना। क्योंकि एसिड जो है, ठीक है, जब तक वो माइल्ड एसिड है हम उसको टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जब वो एसिड काफी ज्यादा जो है अगर कड़ा है और पावरफुल है, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो उसको तो हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते, है ना। तो उसके लिए कोई ना कोई एक जो है एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, या कोई ना कोई एक ऐसा सिंपल सा ये होना चाहिए जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर पाए कि ये एसिड है या बेस है। तो इसी तरह जो ज्यादातर हम लोगों को इस्तेमाल करना है वो है आपका लिटमस पेपर।
जो लिटमस पेपर है सिंपल सा कागज का टुकड़ा होता है, ठीक है, केमिकल से बनाया गया है वो लिटमस पेपर। और ये जो लिटमस पेपर है, जब आप उसको एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं, जब आप उसको एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये जो है ब्लू ब्लू अगर लिटमस पेपर है तो वो रेड हो जाएगा। और अगर रेड लिटमस पेपर है और अगर वो आप बेसिक सॉल्यूशन में लेके जाते हैं, मतलब कोई भी भस्म में या क्षारीय घोल में लेके जाते हैं, ठीक है, बेसिक सॉल्यूशन में, तो वो अगर रेड लिटमस पेपर है तो ब्लू हो जाएगा। और एक इंडिकेटर है, आजकल ये यूज नहीं होता है, ये वाला यूज होता है कि अगर आप कोई भी यूनिवर्सल ये का यूज करते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलते हैं इसको, यूनिवर्सल पीएच पेपर। ये जनरली हल्का येलो कलर का होता है, लेकिन जब आप इसको इसमें डुबाएंगे तो इस तरह के इतने सारे कलर वहां पर आएंगे। जैसे अगर रेड हो जाएगा तो समझ लीजिएगा एसिडिक है, थोड़ा हल्का येलो येलो रहेगा मतलब थोड़ा एसिडिक है लेकिन कम पावरफुल है। अगर ग्रीन जैसा आ रहा है तो न्यूट्रल है, ठीक है। और अगर इस तरह से ब्लू करके अगर ब्लू करके अगर डीप ब्लू होते जा रहा है तो वो फिर एल्कालाइन है। तो इस तरह से आप ये समझ सकते हैं कि यूनिवर्सल पीएच पेपर से भी आप ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी आपको अगर दे दिया जाए सॉल्यूशन और पूछा जाए कि ये इसका नेचर क्या है, एसिडिक है या बेसिक है या फिर न्यूट्रल है, तो आप यूनिवर्सल पीएच पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास ब्लू लिटमस पेपर होगा तो उसका भी यूज करके कर सकते हैं। ब्लू लिटमस पेपर को अगर एसिडिक सॉल्यूशन में डुबाएंगे तो वो रेड हो जाएगा, और अगर रेड पेपर में रेड अगर रहेगा तो वो ब्लू हो जाएगा अगर बेसिक सॉल्यूशन में डुबाते हैं तो, ठीक है। और अगर यूनिवर्सल पीएच पेपर में डुबाते हैं तो क्या होगा, येलो कलर का होता है, वो अकॉर्डिंगली कलर चेंज कर लेगा। तो जब ये वाला रहेगा, ब्लू ब्लू वाला पोर्शन आएगा तो बेसिक हो जाएगा। अगर ये रेड रेड टाइप का आ जाएगा तो वो एसिडिक हो जाएगा। अगर ग्रीन ग्रीन जैसा आ जाएगा तो न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अभी और भी पीएच स्केल के बारे में जानेंगे। पीएच स्केल 0 से लेके 14 तक का एक बना हुआ स्केल है, जिसमें 7 को न्यूट्रल कहा जाता है। 7 को क्या कहा जाता है दोस्तों, ये न्यूट्रल पॉइंट है, ठीक है। 7 को क्या कहा जाता है, ये न्यूट्रल पॉइंट है। 7 जो है ये न्यूट्रल है, माने एकदम ग्रीन कलर का आएगा, ठीक है। और 0 से 1 जैसे जैसे करके आप इधर आते जाएंगे, यानी कि पीएच वैल्यू जैसे जैसे कम होता जाएगा वो ज्यादा एसिडिक हो जाता है, मोर एसिडिक हो जाएगा। और जैसे जैसे आप 7 से उधर जाएंगे 14 के तरफ, वैसे वैसे वो ज्यादा एल्कालाइन होते जाएगा, यानी ज्यादा से ज्यादा वो बेसिक नेचर उसका बढ़ता जाएगा। और अगर पूरा का पूरा 7 है, एग्जैक्टली अगर 7 है तो वो न्यूट्रल होता है। जैसे कि हम लोग जो डिस्टिल्ड वाटर रहता है वो उसका पीएच वैल्यू 7 होता है, क्योंकि उसमें कोई भी आपका सॉल्ट या एसिड या बेस ये सब उसमें नहीं है, तो इस वजह से उसका जो पीएच वैल्यू है वो 7 होता है, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, जो मैं कह रहा था ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कई सारे क्वेश्चंस का आंसर देना है तो आप रिएक्टिविटी सीरीज को जरूर याद रखिए। रिएक्टिविटी सीरीज क्या कहता है कि मेटल्स को, जितने भी मेटल्स हैं जो खास करके हम लोग को ज्यादा यूज होता है अभी क्लास 9-10 तक, तो उसमें पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लेड, हाइड्रोजन, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है, ठीक है, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। यहाँ देखिए हाइड्रोजन से नीचे कौन कौन है, कॉपर है, सिल्वर है, मरकरी है और गोल्ड है, जिसमें ज्यादातर आपको ध्यान रखना है कॉपर के बारे में। तो जो कॉपर है वो हाइड्रोजन से नीचे है, इसलिए कभी भी अगर रिएक्शन आप कराएंगे किसी भी एसिड से या फिर बेस से, और अगर कॉपर लेके कराएंगे तो कॉपर हाइड्रोजन को नहीं निकाल पाएगा, है ना। लेकिन जो भी ऊपर है, हाइड्रोजन से ऊपर है, जैसे लेड है ना, जिंक देखिए हाइड्रोजन से ऊपर है, ठीक है, एल्यूमिनियम भी ऊपर है, इस तरह मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, तो जो भी हाइड्रोजन से ऊपर है उससे अगर आप उस मेटल से अगर आप किसी भी एसिड या बेस से रिएक्शन कराएंगे तो उसमें से वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, है ना, निकाल देगा। तो यहाँ पर कुछ रिएक्शंस हैं, हमने थोड़ा सा लिख के रखे हैं। मैग्नीशियम और जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड, क्योंकि इसमें से जो हाइड्रोजन आपको दिख रहा है वो निकल जाएगा। यहाँ भी जिंक से रिएक्शन कराइए, निकल जाएगा हाइड्रोजन, मैग्नीशियम से रिएक्शन कराइए, जिंक निकल जाएगा। और ये जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं ये सभी सॉल्ट हैं, यानी कि ये क्या क्या बना रहे हैं, सॉल्ट बना रहे हैं और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो ये मेटल्स का रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है कि एक मेटल किसी भी एसिड के साथ किस तरह रिएक्ट करता है। तो आपको सिंपल सा याद रखना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से जो ऊपर रहेंगे, है ना, वो हाइड्रोजन को उस एसिड से बाहर निकाल देंगे, डिस्प्लेस कर देंगे, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इससे कई सारे क्वेश्चंस का आंसर आप दे पाएंगे।
पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लेड। यहां पे अगर आप गौर से देखिएगा तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, यहां तक आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जिंक, आयरन, टीन, लेड, ऐसे याद कर लीजिएगा, है ना। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इसके बाद जिंक, आयरन, टीन, लेड, है ना। कई सारे ट्रिक भी हैं याद करने के, आप अपने हिसाब से जैसा आपको सुटेबल हो आप अकॉर्डिंगली याद कर लीजिएगा, मगर इसको याद रखिएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एटलीस्ट इस बात को ध्यान रखना जरूरी है कि हाइड्रोजन से ऊपर कौन कौन से हैं और हाइड्रोजन से नीचे कौन कौन से हैं। ये दो बातें याद रखेंगे तो काफी चीजें आसान हो जाएगी। ये देख सकते हैं, हाउ डू एसिड्स एंड बेसेस रिएक्ट। जो एसिड और बेस है वो किस तरह रिएक्ट करते हैं। तो जब भी कोई भी एसिड या बेस से कोई मेटल रिएक्ट करता है तो पहले ही मैंने बताया कि उसमें से हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल देता है। कंडीशन यही है कि वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर रहना चाहिए। जस्ट वही बात यहां पे लिखा हुआ है, ये रहा। यहां भी आप देख सकते हैं कि कोई भी जो मेटल कार्बोनेट है ना, कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट, खास करके यहां पर मैंने कार्बोनेट का लिखा है। कार्बोनेट अगर किसी भी एसिड से रिएक्शन कराइएगा, कोई भी एसिड या ये से रिएक्शन कराइएगा तो क्या होगा। तो कोई भी कार्बोनेट का रिएक्शन, कोई भी कार्बोनेट का रिएक्शन अगर एसिड से कराएंगे, कोई भी कार्बोनेट अगर है, ठीक है, जैसे कोई भी कार्बोनेट है, मेटल कार्बोनेट, उसका रिएक्शन अगर एसिड से कराएंगे तो बनेगा सॉल्ट, वाटर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है इसी का लेकर के क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, जैसे कि फायर एक्सटिंग्यूशर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो उसमें आपको ध्यान होगा हम लोग उसमें बेकिंग सोडा इस्तेमाल करते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड रहता है। तो वो एसिड जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है उससे रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालती है, और उसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस से हम लोग आग को बुझाते हैं। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक ऐसा गैस है जो न्यूट्रल होता है और वो किसी से रिएक्शन भी उतना नहीं करता, और साथ ही साथ वो बर्निंग में हेल्प नहीं करता। जैसे ऑक्सीजन क्या है, किसी चीज को जलने में मदद करता है, मतलब वो आग को और बढ़ा देगा, मगर कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा नहीं है। इट डज नॉट सपोर्ट बर्निंग, वो जलने को सपोर्ट नहीं करता, मदद नहीं करता। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर कोई कार्बोनेट है और उससे अगर आप एसिड का रिएक्शन कराएंगे तो एक सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात है। तो हमें याद क्या रखना है, पूरा रिएक्शन नहीं, हम लोगों को केवल ये याद रखना है कि क्या होता है अगर कार्बोनेट का रिएक्शन एसिड से कराते हैं। तो कोई भी मेटल कार्बोनेट का, क्योंकि मेटल का कार्बोनेट है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम तो मेटल है, मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन अगर आप कोई भी एसिड से कराएंगे तो इसमें सॉल्ट बनेगा, वाटर निकलेगी और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। मेकिंग सॉल्ट्स फ्रॉम द मेटल कार्बोनेट्स। अभी आपने मेटल कार्बोनेट के बारे में देखा था, यहां पे देखिए हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ठीक है। तो हाइड्रोजन कार्बोनेट में भी वही होता है, ठीक है। हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, मेटल कार्बोनेट क्या है, ये हम बता देंगे आपको जब हम लोग पढ़ेंगे सॉल्ट के बारे में। तो जो भी सॉल्ट बनते हैं ना, जब एसिड और बेस दोनों अगर आप इक्वल पावर का लेंगे तो जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल होगा। कुछ कुछ सॉल्ट ऐसा है जिसमें अगर एसिड ज्यादा पावर का ले लेंगे आप और सॉल्ट कम बेस कम पावर का लेंगे तो उससे जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक नेचर का होगा, ठीक है। तो ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये एसिडिक सॉल्ट है। तो ये एसिडिक सॉल्ट को अगर आप कोई भी एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो एक सॉल्ट बनेगा, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। तो आप देखिए दोस्तों, समझने की कोशिश कीजिएगा, कोई भी मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों बात याद रखिएगा, मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, इन दोनों में से कोई भी हो, अगर आप इसका रिएक्शन किसी एसिड से कराएंगे, है ना, किसी एसिड से कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा, एक सॉल्ट बनेगा, जैसे सोडियम क्लोराइड है, एक सॉल्ट है वो, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और वाटर बनेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, क्योंकि इसी का इस्तेमाल हम लोग जो पावरोटी वगैरह फूल जाता है, ब्रेड फूल जाता है ना, उसमें जो हम लोग बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं उसमें यही होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इस वजह से जब हम लोग उसको थोड़ा बहुत उसमें टार्टरिक एसिड मिलाया जाता है, बेकिंग
पाउडर में थोड़ा बहुत क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब बेकिंग सोडा, और साथ में थोड़ा सा टार्टरिक एसिड मिलाया हुआ रहता है। तो वो एसिड और ये आपका हाइड्रोजन कार्बोनेट मिल के रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। और यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब बाहर निकलती है तो जो ब्रेड या केक वगैरह जो हम लोग बनाते हैं तो वो बहुत पफ्ड हो जाता है, बिल्कुल फूल जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहां पे आप देख सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो उनका जो प्रॉपर्टी है वो लॉस्ट हो जाता है, ना वो एसिडिक रह जाते हैं और ना बेसिक रह जाते हैं। जो प्रोडक्ट बनता है वो एसिड और बेस से इंटायरली डिफरेंट होता है। इसीलिए चूंकि इस रिएक्शन में एक एसिड और बेस आपस में एक दूसरे के प्रॉपर्टी को नलीफाई कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इसलिए इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कुछ नहीं है, बस बेस और एसिड मिलकर सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, इसी रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यहां भी आप देख सकते हैं एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। ठीक है, तो इसका नाम न्यूट्रलाइज इसलिए पड़ा क्योंकि ये एक दूसरे के प्रॉपर्टी को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, नलीफाई कर देते हैं। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं रिएक्शन ऑफ बेसेस और मेटालिक ऑक्साइड विथ एसिड्स। जो मेटल ऑक्साइड होते, सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि ऑक्साइड बनते कैसे हैं। ये जो ऑक्साइड है जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, नाइट्रस और क्यूपरस ऑक्साइड, ये जो भी यहाँ पे ऑक्साइड बने हुए हैं, यहाँ पे कई सारा मैंने लिख दिया है, जरूरत नहीं है, आप एटलीस्ट 2 या 3 ऊपर से केवल 1-2 को ध्यान में रखिए जो मेनली काम आता है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, यहीं तक रहने दी। तो ये एल्यूमिनियम वाला एक इंपॉर्टेंट है तो वो बता देंगे। ध्यान रखिए कि कोई भी ऑक्साइड कैसे बनता है। तो देखिए ऑक्साइड का मतलब ही है उसमें ऑक्सीजन है, रिएक्शन विद द ऑक्सीजन। तो कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है या उसको बोलते हैं कि जलाया जाता है ऑक्सीजन के साथ, तो वो बर्न करने के बाद एक ऑक्साइड में बदल जाता है। तो ये जो मेटल है अगर आप उसको जला के बना रहे हैं तो वो मेटल ऑक्साइड हो जाएगा। इसी मेटल ऑक्साइड को हम लोग बेसिस या बेसिक ऑक्साइड कहते हैं। मेटल ऑक्साइड को क्या कहा जाता है, ये बेस है, बेसिक बिहेवियर है इसका। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही आप इसको वाटर वगैरह में डिसॉल्व करेंगे तो एल्काली में बदल जाता है, मतलब ये टेस्ट में कड़वा होता है, यानी कि ये बेसिक है ना, बेसिस है ये, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, बेसिक ऑक्साइड। ठीक है, तो याद रखिएगा मेटल ऑक्साइड जितने भी होते हैं, जो भी मेटल ऑक्साइड होते हैं, दे आर बेसिक इन नेचर, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है, बेसिक ऑक्साइड्स। मेटेलिक ऑक्साइड को हम क्या कहेंगे, बेसिक ऑक्साइड। ठीक है, यहां पे देख सकते हैं आप जो मेटल ऑक्साइड्स है उनको हम बेसिक ऑक्साइड्स कहते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, अच्छा से समझ लीजिए। तो जो ऑक्साइड्स है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, है ना, बेरिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ऑक्साइड्स को आप अगर बांटेंगे ना, क्लासिफाई करेंगे, तो 2 तरह का है, एक है मेटल ऑक्साइड और दूसरा है नॉन मेटल ऑक्साइड। जो मेटल ऑक्साइड है जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, इसमें अगर आप वाटर ऐड करेंगे ना तो वाटर ऐड करने से ये हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, जो भी मेटल ऑक्साइड है वो क्या दे रहे हैं, आप देखिए तो OH वाला पोर्शन, OH दे रहे हैं। OH का मतलब हो गया कि ये एक तरह से आपको हाइड्रोक्साइड दे रहे हैं, यानी कि ये एल्कली दे रहे हैं, एल्कली में बदल जा रहे हैं। तो जो भी मेटल ऑक्साइड्स हैं उनको बेसिक ऑक्साइड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद बेसिस बनाते हैं, बेस देते हैं। और जो नॉन मेटल ऑक्साइड हैं जब उनको आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो एसिड बनाते हैं, जैसे H2CO3 कार्बोलिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरस एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड। तो इसीलिए इन जो भी नॉन मेटल ऑक्साइड है जैसे देखिए कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, ये जो है जब इनको आप हवा में जलाते हैं या बर्न करते हैं तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके जो ऑक्साइड बनाते हैं इनको नॉन मेटल ऑक्साइड कहा जाता है। तो ये जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड हैं इनको अगर आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, एसिड बनेगा, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसमें क्या हमने सीखा कि जो भी मेटल ऑक्साइड्स हैं उनको बेसिक ऑक्साइड्स कहा जाता है क्योंकि ये वाटर में डिसॉल्व होने के बाद बेस बनाते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड को हम लोग एसिडिक ऑक्साइड कहते हैं। क्यों कहते हैं एसिडिक ऑक्साइड, क्योंकि ये वाटर में डिसॉल्व होने के बाद कोई ना कोई एसिड बनाता है। यही वजह है एसिडिक रेन का। यहां पर यह भी चीज आपको मैं थोड़ा बता दूं,
हमारे एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ना, बिजली के चमकने से ऊपर एटमॉस्फेयर के ऊपरी हिस्से में बनता है। जब लाइटनिंग होती है तो उस चमक से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं, तो ये पहले वो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। तो ये जो है एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है। जब रेन होता है, बारिश होती है, तो वो उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं और इस तरह एसिड बन जाते हैं, HNO3 H2SO4। ये इसीलिए कहा जाता है कि जो पहली बारिश होती है, फर्स्ट रेन, उसमें मतलब हम लोग को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसके साथ साथ जितने भी एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स, वो वाटर में डिसॉल्व होके एज ए एसिड फॉल करती है धरती पर, यानी कि एक तरह का एसिडिक रेन होता है। तो ये जो एसिडिक रेन है, ये हमारे लिए ठीक नहीं है, प्लस जितने भी पेड़ पौधे हैं, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये पीएच वैल्यू को चेंज कर देती है। तो इसी चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे कि पीएच वैल्यू किस तरह से हमारे डे टू डे लाइफ को अफेक्ट करती है, और उसमें एक एसिड रेन का भी ये पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं। यहाँ पर आप फिर से एक बार देख सकते हैं, जो ऑक्साइड्स होते हैं, एक तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, दूसरा मेटेलिक ऑक्साइड। जो मेटेलिक ऑक्साइड को दो भागों में बांटा गया है, बेसिक ऑक्साइड और एम्फोट्रिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड तो अभी अभी आपने देखा कि जो भी मेटल है वो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन कुछ कुछ एम्फोट्रिक ऑक्साइड होते हैं। एम्फोट्रिक उसको बोलते हैं जिसमें थोड़ा बहुत बेसिक प्रॉपर्टी भी होता है और एसिडिक प्रॉपर्टी भी होता है। तो जो एम्फोट्रिक का एग्जाम्पल है, एम्फोटरिक जो मेटल्स हैं, तो वो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, जिसमें बेहतर एग्जाम्पल है जिंक और एल्यूमिनियम का। आपको ये दो याद रखना है, ये एम्फोटरिक ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। बाकी जितने भी मेटल्स हैं सब आपको बेसिक ऑक्साइड्स बनाएंगे, ठीक है। और भी है, जैसे लेड है, लेकिन आपको उतना याद नहीं रखना है, दो याद रखना है अभी, ठीक है। जिंक और एल्यूमिनियम का जरूर याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम्स में आता है कि एम्फोटरिक ऑक्साइड क्या है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को दो भागों में बांटा गया है। एसिडिक ऑक्साइड, जैसा कि अभी आपने देखा था, NO2, ठीक है, CO2, है ना, SO2, ये सब, ये था एसिडिक ऑक्साइड। और कुछ कुछ न्यूट्रल ऑक्साइड होता है, जैसे कि N2O, ठीक है, H2O। आपको पता है दोस्तों, जो हम लोग वाटर लिखते हैं ना, H2O, ये वाटर तो हम लोग उसको कॉमन नाम में बुलाते हैं, लेकिन ये ऑक्साइड है। देखिए, हाइड्रोजन का ऑक्साइड है ये। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, क्योंकि नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, है ना, कार्बन, सल्फर, ये सब जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो उनसे जो ऑक्साइड बनता है, उनको हम लोग कहते हैं कि वो मतलब न्यूट्रल ऑक्साइड है। तो सॉरी, एसिड नॉन मेटालिक ऑक्साइड है। नॉन मेटालिक ऑक्साइड को दो कैटेगरी है, एसिडिक ऑक्साइड, क्योंकि ये वाटर में डिसॉल्व होकर एसिड बना देते हैं, और न्यूट्रल ऑक्साइड। इसका नाम न्यूट्रल ऑक्साइड इसीलिए पड़ा N2O और H2O का, क्योंकि ये वाटर में सोल्यूबल भी नहीं है और किसी से रिएक्शन वगैरह नहीं करते हैं, इसीलिए इनको न्यूट्रल ऑक्साइड कहा जाता है, ठीक है। तो ऑक्साइड का क्लासिफिकेशन याद रखिएगा। और यहां पर आप देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है एज ए बेस भी काम कर रहा है, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड एज एन एसिड भी काम कर रहा है। इसीलिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड को Al2O3 जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसको आप क्या नाम दे सकते हैं, एम्फोटरिक ऑक्साइड दे सकते हैं, कि ये एम्फोटरिक ऑक्साइड है। एम्फोटरिक का मतलब क्या हुआ, एज ए बेस भी ये काम करता है और एज ए एसिड भी ये काम करता है, ठीक है। ये लास्ट अभी दिखा देते हैं इस वीडियो में, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो आपने क्या देखा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें कोई भी बेस एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बना देती है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जिसमें कोई भी ऑक्साइड, है ना, एसिड के साथ, मतलब यहां पर बेस है, ये बेस है, एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बना देती है, इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। जो भी मेटल ऑक्साइड्स हैं, जैसे कि MgO, देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड है, इनको बेसिक ऑक्साइड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बेसिक ऑक्साइड, क्योंकि कोई भी मेटल ऑक्साइड में आप अगर वाटर ऐड कर देंगे ना, तो वो एल्काली बन जाता है, यानी कि बेस देता है एक। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे, इसको आप एसिडिक ऑक्साइड कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि ये वाटर में डिसॉल्व होकर कोई ना कोई एसिड बना देता है। जिंक ऑक्साइड जो है, इसको आप एम्फोटरिक ऑक्साइड कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि ये दोनों तरह का बिहेवियर करता है ना। ZnO, ये आपका एसिड भी बना सकता है और बेस भी बना सकता है, इसीलिए इसको हम एम्फोटरिक कहते हैं। और न्यूट्रल ऑक्साइड किसको कहते हैं, जो रिएक्शन करता ही नहीं है, नो बेस के साथ भी और एसिड के साथ भी, किसी से भी रिएक्शन करता नहीं है, इसीलिए इसका नाम न्यूट्रल ऑक्साइड,
तो न्यूट्रल ऑक्साइड का एग्जाम्पल अगर आपको एग्जाम में आ जाता है तो आप लिख दीजिएगा N2O और उसके बाद H2O वाटर, ठीक है। और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब जो है न्यूट्रल ऑक्साइड का कैटेगरी में आते हैं, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद। तो मैं इसी तरह आगे भी वीडियो बनाता रहूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।